नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम कल जो सेंटेंस के जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इस चैनल पे पहली बार आया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे। और जो पहले से इस चैनल पे बने हुए हैं वो ज़रूर शेयर करें इसको, व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं करवाने वाला हूँ। कल हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे सेंटेंस के, ग्रुप 1, ग्रुप 2। आज हम उनसे आगे ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 को करने वाले हैं। लेकिन ग्रुप 3 के बजाय ग्रुप 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्रुप 3 को मैं शॉर्ट में बताऊँगा और ग्रुप 4 जो है उसको मैं डिटेल से करवाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक अगर आपको ये ग्रुप 4 वाला अच्छी तरीके से समझना है, जिसमें अलग अलग सेंटेंसेस के टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप 3 है उसके अंदर हम टोटल 7 तरह के वाक्यों को पढ़ेंगे। 7 तरह के जो वाक्य हैं उसमें पहला आता है सिंपल, दूसरा आता है टेंस वाले वाक्य, तीसरे आते हैं मॉडल वर्ब वाले वाक्य, चौथे आते हैं इंपेरेटिव वाक्य, पाँचवें आते हैं पॉजिटिव वर्ब्स वाले वाक्य, छठे आते हैं पैसिव वॉइस वाले वाक्य और सातवें आते हैं नरेशन वाले वाक्य, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य। तो इनको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ऐसे वाक्य जिसमें कोई एक्शन नहीं हो उसको हम सिंपल वाक्य कहेंगे। जैसे मोहन हैज़ ए पेन, मोहन हैज़ ए पेन, ये मोहन के पास एक पेन है। यहाँ पे कर्ता जो है वो कोई काम या कोई क्रिया नहीं कर रहा, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आता है टेंस वाला। तो सभी को पता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 तरह के टेंस होते हैं और प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रत्येक के हम अलग अलग तरह के वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक टेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। किसी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो एक पैटर्न होता है। इसके लिए मैं एक अलग से आपको टेंस की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरे डिटेल में मैं ये टेंस से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए हम तीसरे सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब के सेंटेंस। तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल के बारे में ज़रूर सुना होगा। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर और टू। इस तरह जब हम ऐसे वाक्यों को या मॉडल वर्ब वाले वाक्यों को शुरुआत करते हैं तो वो हमारे मॉडल वर्ब सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई कैन राइट ऑन दिस ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे कैन का यूज़ हुआ है। अब बात यहाँ पे ये नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन मॉडल वर्ब है उसके अंदर, तो ऐसे वाक्य को हम मॉडल वर्ब सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है इंपेरेटिव, आज्ञा सूचक वाक्य, जो हमने कल जिक्र किया था वही चीज़ें आती हैं ये, या इससे पहले वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा डिटेल से। नेक्स्ट आता है कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जो किसी दूसरे से काम करवाने के लिए जब हम अंग्रेजी में प्रयुक्त करते हैं तो ऐसी वर्ब्स को हम कॉजेटिव वर्ब्स बोलते हैं। इसमें लेट, मेक, गेट और हैव, इनको हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं। इसके लिए भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो जब किसी वाक्य के अंदर लेट, मेक, गेट, हैव इस तरह की वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है तो वो कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस कहलाता है। छठा नंबर जो सेंटेंस का टाइप आता है वो आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एक वाक्य बोल रहा हूँ, राम ने एक पत्र लिखा, और राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव 2 तरह के वाक्य दिए गए हैं। राम राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव के जो वाक्य होते हैं तो उसको हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन वाले वाक्य। इसमें हम क्या करते हैं, ही सेड टू मी आई एम योर गुड फ्रेंड। जब वाक्य का पैटर्न इस प्रकार हो, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के तौर पे हो या नरेशन के रूप में हो, तो वो सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। तो ग्रुप 3 के अंदर हम टोटल 7 तरह के वाक्यों को पढ़ते हैं। ये ग्रुप 3 की बात चल रही है। अब हम बात करते हैं मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप 4, जिसमें वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और स्कूल लेवल पे मैं बात करूँ तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। बेसिक चीज़ें अगर आपको सीखनी है, इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, तो इनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस से। सेंटेंस इस ग्रुप को बताने से पहले आपको मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर 1, क्लोज क्या होता है? तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्लोज का मतलब जब भी आपके सामने क्लोज शब्द आता है तो आप इसको ऐसे समझिएगा, यानी कि शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो और वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी होता है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन हो तो
उसको हम क्लोज कहते हैं। अब प्रेडिकेट में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हम शामिल करते हैं, ठीक है। क्लोज को मैंने कहा है जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो और उसका अपना एक अर्थ निकल भी सकता है, ना भी निकले, यानी कि एक क्लोज जो है वो सेंटेंस हो भी सकता है और ना भी हो। अब यहाँ पर बात आती है कब एक क्लोज सेंटेंस होगा, कब नहीं होगा। तो क्लोज दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 होता है डिपेंडेंट क्लोज और नंबर 2 होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का अर्थ है दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, निर्भर होना। तो डिपेंडेंट जो क्लोज होगा वो सेंटेंस नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिपेंडेंट जो क्लोज होगा वो सेंटेंस होगा। बस इंडिपेंडेंट अपने आप में संपूर्ण अर्थ रखता है। तो एक वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो और वो अपना एक पूरा अर्थ निकलता हो, तो वो एक क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। यानी किसी भी क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज या सेंटेंस कब मानेंगे? जब वो क्लोज इंडिपेंडेंट होगा, तो वो सेंटेंस कहला सकता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस। तो ध्यान से देखिएगा, 3 तरह के हम सेंटेंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आप में से यदि किसी को पता है तो आप मुझे सिंपल सेंटेंस की परिभाषा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे इसको अच्छी तरीके से देखकर सीख रहे हैं या कितनों की जो प्री नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप मुझे बताइएगा सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे जो चीज़ें लिख रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट क्लोज, सिर्फ मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस शब्द को याद रखिए, इंडिपेंडेंट क्लोज। जब भी आप सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि इंडिपेंडेंट क्लोज। यदि किसी वाक्य में एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, दोबारा सुन लीजिए। जब किसी वाक्य में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा तो वो कौन सा? वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पर, मोहन हैज़ ए मार्कर। देखिए मैंने कहा था इंडिपेंडेंट क्लोज, क्लोज की बात करूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। जैसे राम हैज़ ए पावर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो क्लोज हुआ ना। और कौन सा क्लोज हुआ? क्या ये किसी के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है और ये अपना एक पूरा अर्थ निकालता है। इसलिए जो ये दोनों प्रकार के जो वाक्य हैं ये किस प्रकार के वाक्य हुए? सिंपल वाक्य हुए। क्लियर होगी ये बात आपको? सिंपल वाक्य कौन सा होता है? ऐसा वाक्य जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज, कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो, वो वाक्य सिंपल वाक्य कहलाएगा। क्लियर होगी ये बात? आप लिख लीजिए इस बात को, राइट कर लीजिए। और हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जिसको हमने बोला है कंपाउंड सेंटेंस। मैं इसको रब कर देता हूँ, कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है कंपाउंड? देखो ये बात तो क्लियर है कि सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए मैं जो ये चीज़ें लिख रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे। आई सी मैंने लिखा है शॉर्ट में, आई का मतलब इंडिपेंडेंट, सी का मतलब क्लोज। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज हों उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, जो 2 से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे वो किसी कंजक्शन से जुड़े होंगे। जैसे द गर्ल sang and the boys danced। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा है क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। नंबर 1 खास बात तो इंडिपेंडेंट क्लोज हो, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज जब किसी कंजक्शन से जुड़े होंगे तो ऐसा वाक्य आपका क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पे ये किससे जुड़ा हुआ है? एंड लगा हुआ है। दूसरा वाक्य द बॉयज यानी कि सब्जेक्ट और डांस यानी कि वर्ब।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, दो इंडिपेंडेंट जो क्लोज है किसी कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपाउंड सेंटेंस कौन से होंगे? जब किसी वाक्य में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे और वो किसी कंजक्शन से जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से फटाफट, फिर नेक्स्ट करते हैं हम इसमें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर लिया स्क्रीनशॉट इसका। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। इसके मैं सेंटेंस भी आपको एक्सरसाइज के रूप में दूंगा, पहले आप इसको एक बार सिंपली तौर से समझ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होगा? मिनिमम एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, आईसी, दोबारा बता रहा हूँ, आईसी इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। एक क्या होगा इसके अंदर? इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, और एटलीस्ट इसके अंदर कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। ये जो डिपेंडेंट क्लोज जो होगा ये एक सब ऑर्डिनेटिंग, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा। देखो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसकी खास पहचान क्या होगी? ऐसा सेंटेंस जिसमें एक तो क्या हो? इंडिपेंडेंट क्लोज हो और एक डिपेंडेंट क्लोज हो। जो डिपेंडेंट क्लोज जो होगा वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा किससे? इंडिपेंडेंट क्लोज से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये वाक्य मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जब आप इंडिपेंडेंट क्लोज की बात करते हो, आई रीच्ड स्कूल, आई कॉल्ड हिम। देखो ध्यान से, यहां पर आपको आई रीच्ड होम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आई कॉल्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो मैंने क्या बताया था? ऐसा क्लोज जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो और उनका अपना पूरा अर्थ निकल रहा हो तो वो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। लेकिन किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब कहेंगे? कब कहेंगे? जब दो जो क्लोज होंगे, एक वाक्य के अंदर दो क्लोज होंगे, कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। अब जो एक डिपेंडेंट जो क्लोज होगा वो किसके साथ जुड़ना चाहिए? उसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? उसके साथ एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा होना चाहिए। यानी देखो, आई रीच्ड स्कूल, आई कॉल्ड हिम। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया व्हेन। व्हेन आई रीच्ड स्कूल, आई कॉल्ड हिम। देखो दोबारा देखो, व्हेन आई रीच्ड स्कूल, आई कॉल्ड हिम, ठीक है। तो जब मैं स्कूल पहुंचा, ठीक है, जब मैं स्कूल पहुंचा, आई कॉल्ड हिम। देखो यहाँ तक अगर इस वाक्य को मैं पढ़ूँ और सिर्फ आपको इतना ही वाक्य बोलूँ, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं स्कूल पहुंचा, आप कहोगे फिर क्या, इससे आगे क्या? तो ये क्या है? एक डिपेंडेंट क्लोज है। लेकिन कोमा लगाने के बाद और ये सेंटेंस लिखने के बाद इसका पूरा का पूरा मीनिंग आपको क्लियर हो जाता है। व्हेन आई रीच्ड स्कूल, आई कॉल्ड हिम। जब मैं स्कूल पहुंचा, मैंने उसे बुलाया था। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? ये जो है जिसको मैंने इंडिपेंडेंट क्लोज जो बोला है, और ये जो कि डिपेंडेंट क्लोज है, कब हुआगा? जब यहाँ पर इसके साथ में क्या हो? एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा हुआ होगा, तब ये एक जो डिपेंडेंट क्लोज है उसकी भूमिका निभाएगा और ये पूरा का पूरा वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, सिंपल जो सेंटेंस जो होगा उस, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले फटाफट जल्दी से। सिंपल जो सेंटेंस जो होता है उसमें मिटा दो, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल सेंटेंस के सामने एक मिनिमम एक इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, आईसी लिख दिया मैंने, राइट। दूसरा, कंपाउंड सेंटेंस के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है, प्लस एक और इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्लस है इसकी जगह पे मैंने कंजक्शन लिख दिया है ताकि आपको याद रह जाए ये बात शॉर्ट वे के अंदर, ठीक है। यानी दो
इंडिपेंडेंट क्लोज जब किसी कंजक्शन से जुड़े होंगे और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा तो वहाँ पे वो वाक्य जो होगा वो कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, राइट। तीसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक डिपेंडेंट क्लोज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लोज एक इंडिपेंडेंट क्लोज। मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ज़्यादा हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं 2 हों, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं कंपाउंड के अंदर, और यहाँ पर एक मिनिमम ये चीज़ें होनी चाहिए, इनके अलावा ज़्यादा हो सकते हैं। एक डिपेंडेंट जो क्लोज होगा वो किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से क्या हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा, और एक उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छी तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिख दी है शॉर्ट तरीके से। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट में बात कर रहा हूँ। तो ये था सेंटेंस का तीसरा ग्रुप, यानी जिसमें हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिनिमम स्केल पर पहचान सकते हैं। तो आई थिंक आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कंटिन्यू पढ़ने की ज़रूरत है। बस फिलहाल आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के पार्ट में हम जो पार्ट ऑफ स्पीच जो कर रहे थे वो करेंगे, और आप इसी तरह अपने इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।